हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज एक नई टॉपिक। आज हम लोगों की जो टॉपिक है वो है सूक्ष्मदर्शी। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप पढ़ने के पहले देखिए, माइक्रोस्कोप में जो यूज होने वाला सबसे आवश्यक उपकरण है उस उपकरण का नाम उस उपकरण का नाम है लेंस। सबसे आवश्यक उपकरण, तो सबसे आवश्यक उपकरण अगर लेंस है तो लेंस के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। तो लेंस होता क्या है, तो लेंस से समझिए आप लेंस क्या होता है। तो लेंस सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि एक कांच होता है। क्या होता है? कांच का गोला होता है। क्या होता है? कांच का गोला होता है जिसको काट करके बनाया जाता है। लेंस उसी कांच के गोले को काट दिया जाता है और काट करके अलग से निकाल दिया जाता है, लेंस बन जाता है। जैसे समझिए, इस एक ये कांच का गोला है, एक और कांच का गोला हमारे पास हो, या इसी को मान लो ऐसे हमने काट दिया, ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद ये जो कटा हुआ पार्ट हमारे सामने दिख रहा है अलग से, यही होता है लेंस। अब ये लेंस कौन सा है? तो इसका नाम है उत्तल लेंस। क्या नाम है इसका? उत्तल लेंस। ठीक है, अब उत्तल लेंस किसको कहते हैं? बात आती है कि उत्तल लेंस कहते किसको हैं। तो ये देखो देखो, इसको ध्यान से देखो, बीच में है ये मोटा और किनारे पर है पतला। तो वह लेंस जो किनारों पर पतला हो तथा बीच में मोटा हो, क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। और इसी लेंस का हम सूक्ष्मदर्शी में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या सूक्ष्मदर्शी जो बनती है उसमें इसी लेंस का यूज ही होता है, उत्तल लेंस का। ठीक, अब बात आती है लेंस की। तो लेंस जो होते हैं दो तरह के, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। कौन कौन सा? उत्तल लेंस और दूसरा है हमारा अवतल लेंस। हम आपको उत्तल लेंस के बारे में बता चुके हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? ये कांच का कटा हुआ भाग होता है जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। ये लेंस की परिभाषा भी हो गई, आप इसे कहीं भी लिख सकते हैं। अगर बात करें हम अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस भी कांच का ही कटा हुआ भाग होता है, लेकिन इसको काटा कैसे जाता है, बात ध्यान से देखिएगा इधर। जैसे मान लो कि एक कांच का एक कोई गोला है, इसको इस तरह से काट दीजिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए। काट करके ये अगल बगल वाले हिस्सों को निकाल दीजिए। ठीक है, अब निकाल दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। ये बन गया आपका अवतल लेंस। क्या बन गया? अवतल लेंस। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल लेंस और ये हो गया आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है? ये किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, और ये बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। समझ में आई बात? तो ये दोनों हैं लेंस, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। और उत्तल लेंस क्या है? जो बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है। और अवतल लेंस क्या है? जो बीच में पतला होता है तथा किनारों पर मोटा होता है। तो आइए अब समझते हैं, हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा हमने सोचा आपको समझा दिया जाए इसके बारे में, तब हम अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाएं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपनी, सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी है क्या चीज़? तो सूक्ष्मदर्शी दोस्तों एक उपकरण का नाम है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक युक्ति है जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर सूक्ष्मदर्शी से हम किसी चीज़ को अगर हमें देखना है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े इस ब्रह्मांड में, हमारे आसपास बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं, तो उनको हम देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सूक्ष्मदर्शी का। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से उनको देखेंगे तो वो सारे कीड़े मकोड़े हमको दिखाई देंगे। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है, या सूक्ष्म वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है, या सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। ठीक है, अब जो सूक्ष्मदर्शी होती है दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार की? दो। कौन सा? एक होती है सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, और दूसरी होती है संयुक्त, या फिर इसी को कहा जाता है क्या? यौगिक, या फिर यौगिक
सूक्ष्मदर्शी। अब आपको एक चीज तो लग रहा होगा इनके नाम से, सरल का मतलब बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सूक्ष्मदर्शी, एकदम सिंपल सी, सिंपल समझते हैं ना आप लोग। और संयुक्त या यौगिक, यौगिक का मतलब मिला हुआ, तो यानी कि जहां पर कई सारे लेंस मिल करके सूक्ष्मदर्शी, कई सारे लेंसों को मिला करके जो सूक्ष्मदर्शी बनाई जाती है उसको संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और जिसमें सिर्फ एक लेंस लगा होता है उसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, आइए आम भाषा में हम आपको एक आम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, एक कहानी आपको सुनाते हैं और उस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। ठीक है, अतएव कोई अपने मतलब बुरा नहीं मानेगा। मान के चलिए कि आपको हाथ बिछरवाना है, आप उस लेंस को लेकर के, मतलब सूक्ष्मदर्शी का पहले मैं चित्र आपको बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये चित्र आपके सामने बन करके तैयार हो गया। तो अब क्या करना है समझिए, इस चित्र में ये जो बीच में ये आपको जो किनारे पे ये दिख रहा है ये आवरण, ये है इसका फ्रेम। ठीक है, और फ्रेम के अंदर ये लगा है लेंस। फ्रेम के अंदर क्या लगा है, ये लेंस, वही कांच का टुकड़ा। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। फ्रेम के अंदर ये उत्तल लेंस लगा हुआ है। ये किनारे किनारे पर क्या लगा है, फ्रेम लगा हुआ है। और इसको क्या बोला जाता है, हत्था। हत्था, ये बीच में क्या लगा है, लेंस। कौन सा लेंस से बात करें तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, बीच में लगा है हमारा उत्तल लेंस, किनारे पे एक फ्रेम है, इसी फ्रेम के साथ इसको कसा गया है। जैसे आप देखते होंगे गाड़ियों में शीशा लगा होता है तो उसके चारों तरफ ऐसे फ्रेम लगा होता है, तो वैसे ये भी है, ये शीशा नहीं है, ये लेंस है, लेंस लगा हुआ है और इसके चारों तरफ ये फ्रेम लगा हुआ है, बीच में ये हत्था है। इस हत्थे से इसको ऐसे पकड़ना है और पकड़ करके ऐसे देखना है इसमें। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि हमें मान लीजिए कि हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं वो बहुत बारीक है और इतनी बारीक है कि हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे बढ़िया ले लेते हैं और यहाँ से ऐसे लेंस लगा करके इसको ऐसे देख लेते हैं। चूंकि ये क्या करते हैं, ये लेंस क्या करता है, सूक्ष्म वस्तुओं को दिखाता है। चूंकि ये सरल सूक्ष्मदर्शी है तो ये जो चीज़ें सूक्ष्म हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं उनको दिखाता है। तो उसी तरह से क्या करेगा, इसको दिखा देगा। ठीक है, अब दिखा देगा, लेकिन कैसे दिखाएगा, ये इसकी थ्योरी हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। लेंस की एक टॉपिक और है, उस थ्योरी को आपको समझाते हैं कैसे आखिर दिखा पाता है, फिर मैं आपको ये सरल सूक्ष्मदर्शी समझाता हूँ। देखिए, पहले इसकी सारी चीज़ें, जो मूल चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप जब समझ जाएंगे तो आप फिर आराम से, जब मैं आपको ये पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है, एक उत्तल लेंस है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि जब किसी लेंस पर या किसी उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है, जब किसी वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है तो जो उसका प्रतिबिंब होता है बच्चों कहाँ बनता है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा किधर, वस्तु की ओर। किधर बनता है, जिधर वस्तु रखी है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, जब किसी उत्तल लेंस में के सामने कोई आप वस्तु रख दें और उस वस्तु को ऐसी स्थिति में रखें कि वो उसके फोकस के अंदर हो, फोकस दूरी के अंदर हो। जैसे यहाँ पर है इसकी फोकस दूरी, ये पॉइंट है इसकी फोकस दूरी का F का। ठीक है, ये भी F' है, F1 F2।
समझ लीजिए एफ है, हमने वस्तु को रख दिया है एफ और पी के बीच में। पी का मतलब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा है। तो क्या होगा, पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से गई। आप जानते हैं कि जब कोई भी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दूसरी कंडीशन है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से, फोकस से होकर के चली जाती। जब ये आगे दोनों रेखाएं जा रही थी आगे, तो हम इनको बढ़ाते जा रहे थे, तो ये बाहर की ओर फैलती हुई दिखाई दे रही। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप इतना कम है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इसका गैप बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। जब इसी डायरेक्शन में एकदम सीधा इसको पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे जाने के बाद ये दोनों रेखाएं मिल जाती हैं, और जहाँ मिल जाती हैं वहाँ से क्या करते हैं, मुख्य अक्ष रेखा पर एक लंब डाल देते हैं, और जो लंब होता है वही इस वस्तु AB का प्रतिबिंब होता है। तो जो कि देखने में इससे बड़ा भी है और वस्तु की ओर भी है और सीधा भी है। हमको चाहिए क्या, कि जो चीज़ छोटी हो वो बड़ी हो जाए। यही तो हमको करना है कि जो चीज़ छोटी है वो बड़ी हो जाए। जो छोटी है वो बड़ी हो गई, क्योंकि पहले वस्तु इतनी बड़ी थी अब इतनी बड़ी हो गई। यही लॉजिक इसमें काम करेगी। तो आइए इसके रचना संरचना सिद्धांत सारा कुछ समझते हैं। ये चित्र भी हम आपको मिटा देते हैं, आपको थोड़ा सारी चीज़ें समझा दें, फिर ये चित्र हम आपको दोबारा बनाकर समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लें कि सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो हम लिखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है, और इसमें सिर्फ एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद एक अगली हेडिंग क्या डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे इसकी संरचना के बारे में। संरचना का मतलब इसकी रचना। तो इसकी रचना में हम क्या लिखेंगे कि इसमें धातु का, संरचना में लिखेंगे कि इसमें धातु का एक गोलाकार फ्रेम होता है जिसके बीच में एक उत्तल लेंस कसा हुआ होता है, तथा फ्रेम से लगा हुआ एक हत्था या मुठिया या हैंडल, जिसको कहते हैं मुठिया या मतलब हत्था या हैंडल होता है, जिसके सहारे से पकड़ करके लेंस को ऊपर नीचे उठा करके या नीचे करके देखा जाता है। ये हो गई इसकी संरचना। ठीक है, संरचना में क्या क्या है, एक हत्था होता है और एक फ्रेम होता है जिसके सहारे क्या लगा होता है, एक उत्तल लेंस कसा हुआ होता है। ठीक है, ये संरचना हो गई। अब आइए इसकी कार्यविधि समझ लें। कार्यविधि क्या है, तो कार्यविधि इसकी है कि कार्यविधि में हम क्या लिखेंगे, कार्यविधि में हम लिखेंगे कि जब, जो अभी मैंने आपको समझाया, जब किसी वस्तु को कहाँ पर रखे थे हम अभी, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। जब किसी वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब किधर, वस्तु की ओर, सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। ये क्या हो गई, इसकी कार्यविधि हो गई। ठीक है, और हम करते क्या हैं, ऐसे तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए लेंस को हम ऊपर नीचे करके इसको हम समायोजित कर लेते हैं। समायोजित करने का मतलब, समायोजित ऐसे करते हैं ताकि वो जो वस्तु है वो वस्तु लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाए। ठीक है, तो ये 3 हेडिंगें हो गई जो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए करते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, इसकी डेरिवेशन में क्या है, हमको क्या करना है, मिटा दिया जाए इसको, क्योंकि डेरिवेशन है थोड़ा बड़ा है, हमें सब कुछ मिटाना पड़ेगा, ये चित्र भी। तो
आप लोग अगर नहीं बनाए हो तो फिर वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए या फिर स्किप कीजिए और उसको बना लीजिए, बना करके इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ें, आगे फिर प्ले करिए और आगे देखिए। तो चित्र जो हमने पहले बनाया था वही चित्र हम फिर बनाने चल रहे हैं अभी। ये इसको एक साइड में बना लें। आई होप ये चित्र तो आपको समझ में आया ही है, एक बार हम बना दें उसी को फिर से। और आप लोग देखिए, चूंकि इसी से हम आगे काम करने वाले हैं, इसी चित्र के सहारे हमारा काम होगा। ये है हमारी वस्तु ए बी थी, ये यहाँ पे हमारा फोकस एफ था, यहाँ से एक प्रकाश की किरण इस रेखा के समांतर गई थी, यहाँ पे हमारा दूसरा फोकस था F2, यहाँ पे मान लीजिए F2। अब ये रेखा मतलब प्रकाश की किरण सीधा ऐसे गई थी और दूसरी यहाँ से सीधा प्रकाश के केंद्र से होते हुए आगे की ओर, और ये इस तरह से आगे की ओर। ऐसे दोनों किरणें आगे बढ़ रही थी और देखिए फैलती हुई जा रही हैं। तो हमने क्या किया था, दोनों को पीछे खींच लिया था। पीछे की ओर जब दोनों को हमने बढ़ाया तो ये दोनों जा करके कहाँ पर मिल गई, ए डैश वाले पॉइंट पे। कहाँ पे मिल गई, ए डैश पे। हमने ए डैश से इस मुख्य अक्ष रेखा पर क्या किया था, लंब डाल दिया था, जो कि ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना था। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए इसमें एक चीज समझने वाली है कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर, यहाँ से ही हम देख रहे हैं, इधर से ही देखेंगे। चूंकि बात समझिए कि जब इधर हमारा लेंस है और इधर वस्तु है, बीच में हमने ऐसे ले रखा है लेंस को, तो इधर देख रहे हैं तो ये जो हमारी जो वस्तु बहुत छोटी है जिसको हम देख नहीं पा रहे, ये है, और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो इधर से देख रहे हैं हम, जब इधर से देखेंगे तो उधर दिखेगी, अर्थात इधर क्या होना चाहिए, हमारा नेत्र बनना चाहिए। इधर क्या होता है, नेत्र होता है। तो ये बन गया नेत्र। ठीक है, ये क्या बन गया, सुंदर सा नेत्र है। समझ लीजिए कि आप लोगों का है, बुरा मत मानिएगा। तो ये नेत्र बन गया, इधर से हम देख रहे हैं, इधर वस्तु है। अब इसमें एक चीज अब ज्ञात करना है हमें, आवर्धन। क्या ज्ञात करना है, आवर्धन। तो हम जान ले सबसे पहली चीज कि आवर्धन होता क्या है। तो आवर्धन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि ये जो प्रतिबिंब बना है ना, आवर्धन, ये आवर्धन हम बताने चल रहे हैं आपको। समझिए, ये जो प्रतिबिंब बना है और ये वस्तु है, तो इस प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर जो कोण बन रहा है वो कोण, और इस वस्तु के द्वारा हमारे आंख पे जो कोण बन रहा है वो कोण, इन्हीं दोनों का अनुपात कहलाता है आवर्धन। क्योंकि आवर्धन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसी आवर्धन को तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या, पहले लिख दें फार्मूला। आवर्धन बराबर क्या होता है कि वस्तु के द्वारा, सबसे पहले प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे फिर वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। आंख पर बना दर्शन कोण, एक बार किसके द्वारा, एक बार प्रतिबिंब के द्वारा, एक बार वस्तु के द्वारा। अब एक बात समझिए, हम यहाँ पे एक चीज मान लें थोड़ा सा कि ये वस्तु है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये प्रतिबिंब के द्वारा जो यहाँ पर दर्शन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, बीटा। और इसको हम ये मान लें कि जो ये वस्तु है, ये वस्तु जो हमारी आंख है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर रखी है। कितनी, डी दूरी पर रखी है। ये वस्तु है ए बी, ये आंख को हम मान लो आइज है तो ई लिख दें, ई लिख दिए। तो यहाँ इस आंख के द्वारा जो हमारे आंख पर दर्शन कोण बन रहा है वो बन रहा है अल्फा। क्या बन रहा है, अल्फा। तो यहाँ से हमारी आंख से जो वस्तु है वो न्यूनतम दूरी कितनी, डी पर रखी हुई है, न्यूनतम दूरी डी पर। तो चलिए इन सब के मान रख दें। अब एक बात समझिए कि यहाँ पे जो, चूंकि ये वस्तु बहुत सूक्ष्म है,
तो सूक्ष्म होने की वजह से यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा के मान हैं, ये अल्फ़ा और बीटा के मान रेडियन में होंगे, लेकिन इनका हमें मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, साइन और कास जिसमें हमें चेंज करना है चेंज करेंगे, यानी tan में। इसमें चेंज करना है tan में, यानी कि हम बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फ़ा को tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। अर्थात आवर्धन m बराबर हम लिख सकते हैं tan बीटा अपान में tan अल्फ़ा या फिर बीटा अपान में अल्फ़ा। वास्तविक फार्मूला होता है बीटा अपान में अल्फ़ा, लेकिन जब तक हम tan बीटा और tan अल्फ़ा नहीं लिखेंगे तब तक मान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बीटा और अल्फ़ा रेडियन में है और tan अल्फ़ा और जो tan बीटा है इसका वास्तविक मान है। अब तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, बीटा का मान निकाल लें। अगर बीटा का मान निकालते हैं तो ये है हमारा बीटा, है ना। तो सबसे पहले इसका कुछ नाम दे दें। ये तो है A, ये हो गया E, और ये हमारा क्या था B। तो त्रिभुज कौन सा हो गया, AB। एक त्रिभुज हो गया ABE, दूसरा हो गया A', B' E से। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज मान निकाल लें किसका, अल्फा का। तो अल्फा के लिए ले ले त्रिभुज ये वाला ABE। त्रिभुज कौन सा, ABE से। तो त्रिभुज ABE से निकालेंगे तो tan अल्फा, क्योंकि अल्फा बराबर क्या, tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार कितना है BE, आधार कितना है BE, और लंब कितना है AB। तो AB बटे BE, और BE की वैल्यू कितनी है D। तो यहाँ पर हम अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, AB अपान में D। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करें हम, अब हम निकाल लेते हैं बीटा का मान, इस बीटा का। तो tan बीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर फिर से वही लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास, AB बटे आधार कितना BE। इस वाले BE का कोई मान नहीं है। ठीक, तो अब क्या करें, तो ये बीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BE। वस्तु है, वस्तु से हाँ एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि जो AB है, AB से लेंस तक की दूरी को U मान लो, ये तो BE की जगह U रख दो आप, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया बीटा का मान। अब क्या करो, इन दोनों मान को ले जाकर के यहाँ पे रख दो, अल्फा और बीटा का। तो यम बराबर बीटा का मान कितना है, AB अपान में U, और अल्फा का मान कितना है, AB अपान में D। तो हम करेंगे क्या, D को ऊपर भेज देंगे, तो D ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा D अपान में, अच्छा AB से AB कट गया, तो D क्या ऊपर चला गया, तो D ऊपर हो गया, U कहाँ गया नीचे। तो M बराबर कितना आ गया, D अपान में U। ये आ गया आवर्धन का। तो हम पहुंच चुके हैं कहाँ तक, M बराबर D अपान U, ये फार्मूला निकाल चुके हैं। थोड़ा सा लेंस का फार्मूला देख लें बस। तो लेंस के सूत्र से क्या होता है, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ये फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं। इसमें थोड़ा लेंस का फार्मूला लगा दें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि क्या होता है कि लेंस चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी अगर लगाएं तो जितनी भी दूरियां लेंस के इधर होती हैं सभी ऋणात्मक, और जितनी लेंस के उधर होती हैं सभी धनात्मक। कहने का मतलब है कि जो वस्तु हमारी रखी है वो भी इधर है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी इधर है। कहने का मतलब प्रतिबिंब भी ऋणात्मक होगा और जो वस्तु है उसका मान भी ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख दें, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हो जाएगा, 1/f बराबर, अब ये माइनस में है प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में। अर्थात हम लिख सकते हैं कि माइनस का 1/v, चूँकि ये ऋणात्मक है, और ये 1/u माइनस में पहले से है और माइनस में फिर भी होगा, चूँकि इधर है तो ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात 1/u। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/u माइनस का 1/v। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम u का मान ले जाकर के यहाँ पे रख दें,
ये मान लो समीकरण 1 था, हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से u का मान कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/, अब देखिए u इधर भेज दीजिए, m को इधर भेज दीजिए, तो देखो क्या हो जाएगा, u इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा u और m आ जाएगा इसकी जगह, तो ये हो जाएगा d/u। तो हम u की जगह क्या रख सकते हैं, d/, में सॉरी यहाँ गया है m, तो d/, में m, यानी u की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, d/, में m रख सकते हैं। तो यहाँ u की जगह क्या रखेंगे, d/, में m रख दिए। अब आगे जो बचा उतार लीजिए, माइनस का 1/v, m को ऊपर भेज दीजिए, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, m/, में d माइनस का 1/v, ये हो गया। अब ये मान निकल गया, अब इसकी स्थिति देख ली जाए, तो स्थितियां इसमें कौन सी होती है, इसको मिटा दें। स्थितियां इसमें, पहली स्थिति क्या है, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट होती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक, चलिए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा दोस्तों, तो क्या होगा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर, तो v का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट अनंत, क्योंकि v प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ से हम थोड़ा क्या करें, m का मान निकाल लें। m का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये काम इस m/d को यही रहने दें, 1/v को इधर भेज दें, ये हो जाएगा m/, में d बराबर, देखिए 1/f, क्योंकि इसको इधर ला रहे हैं, 1/f अपनी जगह पे रहेगा, 1/v इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/v। और क्या करें, m का मान निकालना है, तो हो जाएगा m बराबर, ये d उधर चला जाएगा, हो जाएगा गुणा में, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/f प्लस 1/v। ठीक है। अब क्या है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अब अनंत पर बनेगा तो v का मान हमको क्या रख देना है, इनफाइनाइट रख देना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा d ब्रैकेट में 1/f प्लस का 1/इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट यानी अनंत, अब ये अनंत है, तो m बराबर क्या हो गया, d/, में f, ये आ गया पहला नंबर। एक कंडीशन इसकी और होती है, दूसरी क्या, कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो चलिए कैसे बनेगा। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या, d है ना, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, m बराबर d ब्रैकेट में क्या है 1/f प्लस 1/v, मतलब अंतिम प्रतिबिंब मतलब v का जो मान है वो d हो, v का मान क्या है, d हो, यानी इस बार v बराबर क्या रखेंगे हम, d, क्योंकि हमने क्या लिखा कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो फार्मूला ले लीजिए, m बराबर क्या हो जाएगा, d ब्रैकेट में 1/f प्लस 1/v, यही लिखा है ना ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले पे चेंज कर दो, रख दो मान, तो d ब्रैकेट में 1/f प्लस 1/v की जगह हम क्या लिखेंगे, d। अब d से अंदर गुणा कर दो, तो m बराबर क्या हो गया, d/, में f प्लस d/, में d से d कटा, तो m बराबर कितना गया, d/, में f प्लस का 1, यही हो गया फार्मूला। कौन सा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। एक ये वाला था और ये किसका है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब ये वाला, ये इसका है और इस वाले का ये वाला है,
जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो फार्मूला क्या होगा, m इक्वल डी अपान एफ, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो फार्मूला क्या होगा, m इक्वल टू डी अपान एफ प्लस का 1। ये दो फार्मूले ड्राइव हुए हैं। ये हो गया इसके आवर्धन का सूत्र, किसके, सरल सूक्ष्मदर्शी के। तो हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिरकार क्यों हमें छोटी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जो बहुत सारी इतनी सूक्ष्म होती हैं बहुत सारी वस्तुएं को हमको दिखाई नहीं देती, तो वो रीज़न ये होता है कि उनका हमारे आँखों पर जो दर्शन कोण होता है वो अत्यंत छोटा होता है, इसी वजह से वो हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डे से अब आप लोगों को निरंतर वीडियो मिलती रहेगी, और आप लोग सन 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, सारे बच्चे वीडियो को देखें। और आपको मैं 100% बता रहा हूँ, फिजिक्स में मैं आपको 90+ दिलवाऊँगा। 90+ और 90+ अगर नंबर आपको प्राप्त करने हैं तो हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब लोग दिल लगाकर मेहनत करिए। धन्यवाद।